अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट सैयद शाहज़र मेहदी और मेरी सेहत के प्लेटफॉर्म से एक और टॉक शो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन ग्रामी, जैसा कि आपको मालूम है कि रमज़ान इस वक्त शुरू हो चुके हैं और हमारे बहुत सारे जो लोग होते हैं जिनको डायबिटीज़ होती है या फिर उनको डिफरेंट मेटाबॉलिक डिजीज़ होती हैं, उनके बहुत सारे सवालात होते हैं। उन सवालात के जवाबात के लिए इस वक्त मेरे पास जो पैनल मौजूद है वो पैनल किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। इस वक्त जो मेरे साथ पैनल में सबसे पहले मैं जिनका तारुफ़ कराता चलूँ आपको, वो प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन और उसके साथ साथ कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं। तकरीबन अगर उनकी एक्सपीरियंस की बात करूँ तो तकरीबन कोई 30 साल तजर्बा, बल्कि इससे ज़्यादा का तजर्बा है, मतलब 3 डिकेड्स का उनका तजर्बा है। दवाई नोली डॉक्टर मोहम्मद याकूब अहमदानी। अस्सलाम वालेकुम सर। इसी के साथ साथ अगर मैं डॉक्टर याकूब के साथ साथ बात करूं तो हमारे पास इस वक्त कंसल्टेंट एंडोक्राइनोलॉजिस्ट यहाँ पे जो है वो अवेलेबल हैं। तकरीबन कोई उनका 1 डिकेड का तजर्बा है। 1 डिकेड का मतलब ये कि 10 साल से ज़्यादा है उनका तजर्बा है। द वन एंड ओनली डॉक्टर नदीम नईम साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। उसी के साथ साथ आपको मालूम है कि हमें डाइट जो हमारी होती है रमज़ान में, सहरी और अफ्तारी, उसमें हमें बड़ी एडजस्टमेंट की ज़रूरत होती है डाइट की। तो उस डाइट की एडजस्टमेंट के लिए और आप तमाम लोग जो सवालात होते हैं उसके हवाले से, उस हवाले से जो आपके जवाबात देने के लिए हमने एक क्लिनिकल डाइटिशियन को यहाँ पे बुलाया है। उनका नाम डाइटिशियन सलमा सिद्दीकी। मेरे साथ इस वक्त जो प्रोग्राम को साथ लेकर चलने के लिए मेरे पास जो को होस्ट यहाँ पे मौजूद हैं, मेरे राइट साइड पे हैं मैडम फरहा शाद, और उसी के साथ साथ मेरे जो लेफ़्ट साइड पे जो को होस्ट मौजूद हैं मैडम राबील शहजाद। हम तीनों मिलकर इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर याकूब और डॉक्टर नदीम और मैडम सलमा कि आपने अपना इंपॉर्टेंट टाइम निकाला। और आपको मालूम है कि अभी रमज़ान स्टार्ट हो चुके हैं और आपके सामने अफ्तारी भी रखी हुई है। तो 10 मिनट बाद वैसे भी अफ्तारी जो है वो आपके सामने आ जाएगी और हमने रोज़ा खोल लेना है। तो हम सवाल स्टार्ट करेंगे डॉक्टर याकूब से। डॉक्टर याकूब, व्हाट मैसेज डू यू बेसिकली गिव टू योर पेशेंट बिफोर रमज़ान? शुक्रिया आपका कि आपने यहाँ मदऊ किया। मैसेज तो यही होता है, रमज़ान से पहले शुगर के मरीज़ों को ख़ास तौर पे हम ये कहते हैं कि वो पहले आके मुलाकात कर लें, यानी 6 से 8 हफ्ते पहले रजब के महीने में आ जाएं और अपनी असेसमेंट करवा लें कि आया रोज़ा रखना उनके लिए नुकसानदेह तो नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं क्रिएट होंगे। तो उनकी असेसमेंट करने के लिए हम बुलाते हैं उनको 6-8 हफ्ते पहले, ताकि उनकी जनरल कंडीशन को देख लें, उनके गुर्दे के फंक्शंस हैं, हार्ट के फंक्शंस हैं, उनका ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, ये सारी चीज़ें देखनी होती हैं ताकि हम रिस्क असेसमेंट कर सकें कि आया ये रोज़ा रखने में कोई इनको प्रॉब्लम्स तो नहीं होंगे। तो रिस्क असेसमेंट, उसके लिए फिर बहुत सारी चीज़ें हैं जिसके ज़रिए से आप रिस्क को कैलकुलेट कर सकते हैं कि भी इस पेशेंट को कितना रिस्क है। तो मुख्तलिफ़ सवालात के ज़रिए से, एग्जामिनेशन के ज़रिए से आप ये असेस कर लेते हैं कि उनको क्या रिस्क है। डॉक्टर नदीम, व्हाट्स योर पॉइंट ऑन दिस? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो जैसे सर ने बिल्कुल सही कहा कि 6 से 8 हफ्ते पहले डॉक्टर के पास जाना था, लेकिन अब आप लोग तो गए नहीं। अब आज से तो रमज़ान शुरू हो गया है, तो अब सवाल ये उठता है कि अब क्या किया जाए। अगर आप आज डॉक्टर के पास जाएंगे तो ज़ाहिर बात है वो रिस्क असेस करेगा, फिर आपकी मेडिसिन की सेटिंग करेगा, फिर उसके बाद आपको या तो अलो करेगा या डिसअलो करेगा। तो मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें आपको बता देता हूँ। वो अगर ऑलरेडी आपके रिस्क में है तो इसका मतलब है कि आपका रिस्क है, आप रोज़ा नहीं रख सकते। जिसमें एक ये है कि अगर आपकी शुगर गिर जाती है और आपको पता नहीं चलता तो ये रिस्क हाई हो जाता है। ये ऑलरेडी, अगर हम इसके स्कोर की बात करते हैं ना, तो ये 6.5 से ज़्यादा हो जाता है, जिसका मतलब ये है कि आप रोज़ा नहीं रख सकते। दूसरा, अगर आपको कार्डियोवैस्कुलर यानी दिल की बीमारी है और वो कंट्रोल्ड नहीं है, जिसे हम लोग कहते हैं अनकंट्रोल्ड मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़, तो इसका रिस्क भी हाई हो जाता है, तो आप रोज़ा ना रखें। तीसरा, वो प्रेग्नेंट लेडीज़ जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, शुगर है उनको और उनकी शुगर कंट्रोल नहीं हो पा रही है, तो ये भी वो लोग हैं जिन्हें रोज़ा नहीं रखना है। चौथा, गुर्दों के मरीज़ जिनका EGFR 30 से कम है। आपकी इन्वेस्टिगेशन जो टेस्ट होता है ना, उसके ऊपर क्रेटेनिन लिखा होता है, नीचे EGFR लिखा होता है, अगर वो 30 से कम है तो भी आपको रोज़ा नहीं रखना है। पाँचवा, अगर आपका कोई एल्डर है 60-70 साल की उम्र में जो सही तरह से सोचने समझने के काबिल नहीं है, तो उन्हें भी रोज़ा नहीं रखना। तो हम बात करते हैं रिस्क कैलकुलेशन की। सर ने जैसे बिल्कुल ठीक कहा कि 2021 में IDF डार्क गाइडलाइन आई थी, उन्होंने हमें ये बताया था कि आप किसी भी मरीज़ को ऐसे ही बैठे बैठे नहीं बता सकते हैं। जैसे हम पहले बता दिया करते थे कि अच्छा जी तुम रोज़ा रख लो और तुम ना रखो,
तो उसके पीछे कोई रैशनल नहीं होता था। अब जब पेशेंट हमारे पास आता है 6 से 8 हफ्ते पहले, तो हम उसकी हिस्ट्री देखते हैं, एग्जामिनेशन देखते हैं, इन्वेस्टिगेशन देखते हैं, मेडिसिन देखते हैं, शुगर का कंट्रोल देखते हैं, उसके बाद उसका रिस्क कैलकुलेट करते हैं। अगर 3 से कम आता है या 3 तक आता है तो हम कहते हैं कि भाई रोज़ा रख सकते हैं। इसमें पूरी दुनिया के मुफ्तियान कराम बैठे, डॉक्टर साहिबान बैठे और उन्होंने IDF डार्क गाइडलाइन को बनाया है। सर को तो बिल्कुल वो मुझसे कहीं ज़्यादा बेहतर पता होगा। अच्छा जी, अगर 3 से 6 तक आता है तो उसमें उलमा की राय ये है कि अगर आप रोज़ा रखना चाहते हैं तो आप रख लें, अगर आप नहीं रखना चाहते हैं तो फिर आप उसका फ़िदिया दे दें और आप ना रखें, कोई कंपल्शन नहीं है। लेकिन अगर 6 से ज़्यादा है तो आपको रोज़ा नहीं रखना है। तो ये जो चीज़ें मैंने मोटी मोटी बताई हैं, ये वो चीज़ें हैं जिन मरीज़ों का ऑलरेडी रिस्क 6 से ज़्यादा है, यानी इन्हें किसी सूरत रोज़ा नहीं रखना। अगर ये रखेंगे तो जान का ख़तरा हो सकता है। तो आज क्योंकि रमज़ान शुरू हो चुका है, तो वही बात हम कर रहे हैं कि इस वक्त हमें ये ज़्यादा ज़रूरी है कि रोज़ा आप रखें तो कहीं ऐसी कंडीशन में ना रखने कि आपकी जान को ख़तरा हो। अच्छा, इन जनरली ये जो 5-6 चीज़ें मैंने बताई हैं, इन चीज़ों के अलावा भी कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपके डॉक्टर डिसाइड कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आप अपने डॉक्टर के पास अभी भी जाएँ, जाकर उनसे रिस्क कैलकुलेट करवाएं और फिर फैसला करवाएं कि भाई आपने रोज़ा रखना है या रोज़ा नहीं। अच्छा डॉक्टर नदीम, आपसे मेरा एक सवाल है कि जो पेशेंट्स हाइपरटेंसिव पेशेंट्स होते हैं या डिस्लिपिडेमिक पेशेंट्स होते हैं जिसका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ होता है, तो रमज़ान में रोज़े रखना उनको किस तरह से इम्पैक्ट करता है, वेदर नेगेटिवली और पॉजिटिवली? तो आपकी क्या राय है? देखिए, रमज़ान का इम्पैक्ट बहुत सारी चीज़ों पे पॉजिटिव ज़रूर होता है, हम सब जानते हैं। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि उस पेशेंट को रोज़े नहीं रखवाने हैं जिस पेशेंट को वो पॉजिटिव इम्पैक्ट ना हो रहा हो और उसकी जगह नेगेटिव इम्पैक्ट हो रहा हो। और प्रॉबेबली इसी वजह से जो रिस्क कैलकुलेट किया जाता है, वो रिस्क कैलकुलेट यही देखकर किया जाता है कि भाई अगर किसी के गुर्दे ऑलरेडी कमज़ोर हैं और आप उसको पानी रिस्ट्रिक्ट कर देंगे सारे दिन के लिए, तो अल्टीमेटली वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएंगे। अगर किसी को मैक्रोवेस्कुलर डिजीज़ है, उसका दिल प्रॉपर काम नहीं करता, इजेक्शन फ्रैक्शन 20% है, और आप उसे कहेंगे कि आप मेडिसिन खाना भी बंद कर दें ये 12 या 13 घंटे के लिए और आप पानी पीना भी बंद कर दें, तो अल्टीमेटली नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा। तो ऐसे मरीज़ जिनको रोज़ा रखना अलाउड नहीं है, उनको रमज़ान नेगेटिव इम्पैक्ट करता है। लेकिन ऐसे मरीज़, और जिसमें बहुत सारी स्टडीज़ मौजूद हैं जो ये बात प्रूव करती हैं कि वो मरीज़ जिनको रोज़ा रखना बेहतरी की तरफ लेके जाता है या जिनको रोज़ा रखने का रिस्क कम है, उनको रोज़े में इवन HbA1c की रिडक्शन भी होती है, कोलेस्ट्रॉल की रिडक्शन भी होती है, ब्लड प्रेशर की रिडक्शन भी होती है और बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन की रिडक्शन होती है। तो एक तरह से रोज़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट ज़रूर डालता है, लेकिन अगेन मैं रिपीट करूँगा कि अल्लाह ताला ने कोई कंपल्शन हमारे दीन में नहीं रखी है। अगर आपके डॉक्टर आपको अलो नहीं कर रहे हैं तो खुदा के लिए रोज़े की तरफ ना जाए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम सर। मेरा सवाल डॉक्टर याकूब से है। सर, इंसुलिन लगाने वाले मरीज़ों के हवाले से मेरा ये वाला सवाल है कि जो लोग इंसुलिन के साथ ज़्यादतीस गुजार रहे हैं और उनके लिए इंसुलिन जो है वो कंटिन्यू करना ज़रूरी है, तो एक मिथ होती है कि क्या फ़ास्टिंग के दौरान जब वो इफ्तार के टाइम पे थोड़ी देर पहले इंसुलिन लगाते हैं तो क्या रोज़े पे उसका इम्पैक्ट पड़ता है, ये चीज़। और दूसरा सर, इंसुलिन के जो टाइप 1 के मरीज़ हैं, क्या उनके लिए रोज़ा रखना सेफ़ है या उनके ऊपर भी, जैसे कि डॉक्टर नदीम ने बात करी कि IDF रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन डार्क गाइडलाइंस एप्लीकेबल एज इट इज़ होंगी या टाइप 1 के लिए ख़ुसूसन कुछ और रिकमेंडेशंस होंगी जो कि हमने जहन में रखनी है? पहला सवाल तो आपने किया कि इंसुलिन जो है वो रोज़े की हालत में लग सकती है या नहीं लग सकती, तो इसमें ये उलमा का मुत्तफ़क़ा फतवा है कि इंजेक्शन कोई भी किस्म का हो, चाहे वो आप इंट्रामस्कुलर लगा रहे हों यानी पट्टे के अंदर लगा रहे हों, या आप वरीदों के अंदर इंट्रावीनस लगा रहे हों, या आप सबक्यूटेनियसली जिल्द के नीचे लगा रहे हों, इनसे कोई रोज़ा नहीं टूटता। इवन IV इन्फ्यूजन से भी कोई रोज़ा नहीं टूटता। तो इसलिए इंसुलिन लगाई जा सकती है, लेकिन फिर इसमें यह ज़रूरी है कि इंसुलिन की कौन सी टाइप को यूज़ कर रहे हैं। कुछ इंसुलिन जो होती हैं वो फ़ौरन काम करना शुरू कर देती है, जैसे अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन होती हैं, तो उनको आप 5-10 मिनट पहले लगाते हैं, इससे पहले घंटा भर पहले से नहीं लगा लेते। या दूसरी जो ह्यूमन इंसुलिन्स हैं वो आप आधा घंटा पहले लगाते हैं, पौना घंटा पहले लगाते हैं, तो वो आप लगा सकते हैं इफ्तार से पहले, उससे रोज़ा नहीं टूटेगा। लेकिन बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि असर की नमाज़ पढ़ी और इंसुलिन लगा के बैठ गए, अब 1 घंटा बाकी है, तो वो सही नहीं है। और ख़ासतौर पे शॉर्ट एक्टिंग इंसुलिन को आपने इतनी जल्दी लगा लिया तो घंटा भर में आपको हाइपो हो सकता है। तो इसलिए ये ड्यूरेशन का ख्याल रखना है कि कौन सी इंसुलिन कब काम करना शुरू करती है, तो उसके लिहाज से आप रोज़े खुलने से पहले भी लगा सकते हैं। दूसरा सवाल आपने क्या किया था? सर, दूसरा सवाल है कि टाइप 1 के मरीज़ों में रोज़ा रखना किस हद तक अलाउड है उन्हें, और क्या उनके लिए भी, जो तमाम मरीज़ों के लिए डार्क रिस्क स्ट्रैटिफिकेशन सिस्टम है, क्या वो उन्हीं पॉइंट्स के तहत उनका भी डिसीजन होगा? जी, तो टाइप 1 के उस पर भी तहकीक काफ़ी हुई है, बहुत सारी स्टडीज़ अब आ गई हैं जिसमें उन्होंने दिखाया है कि
टाइप 1 के मरीज़ रोज़ा रख सकते हैं, प्रोवाइडेड कि उनको सुपरविज़न, अंडर सुपरविज़न यानी डॉक्टर्स की निगरानी में वो रोज़ा रखें, वो अपनी मॉनिटरिंग भी करें, अपनी डाइट का भी ख्याल करें, अपने हाइपो से बचने की और हाइपर्स यानी हाई शुगर ना हो जाए उससे बचने की कोशिश करें, अच्छा कंट्रोल रखें रमज़ान से पहले भी। तो ऐसे लोग रोज़ा रख लेते हैं, ख़ासतौर पे जो पंप्स पे होते हैं वो आसानी से रोज़ा रख लेते हैं, और बहुत सारी स्टडीज़ में टाइप 1 पे आ चुकी हैं। लेकिन ये ज़रूरी है कि वो डॉक्टर की निगरानी में रखें, और वही जैसे कि रमज़ान से पहले आएँ और अपना असेसमेंट करवा लें, कितने वो कीन हैं, कीननेस भी बहुत ज़रूरी है कि वो कितने कीन हैं, कितने मोटिवेटेड हैं, तो फिर उनके लिए जो है ना वो रोज़ा रखना कोई मुश्किल नहीं है। हमने पब्लिश भी किया हुआ है, पेपर्स भी हैं इस पे कि टाइप 1, लेकिन जहाँ ये निगरानी भी नहीं है, जहाँ ये पेशेंट मॉनिटरिंग भी नहीं कर रहा और इंसुलिन भी उसको कोई एडजस्टमेंट भी नहीं की हुई, तो ऐसे लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, ख़ास तौर पे जिनको रिकरेंट हाइपोग्लाइसीमियाज होते हैं, यानी बार बार हाइपोज हो रहे हैं विदाउट एनी रीज़न, तो ऐसे लोगों के लिए रिस्की होगा, उनको रोज़ा नहीं रखना। यानी टाइप 1 में भी आपको देखना है कि कौन से टाइप 1 हैं जो रोज़ा नहीं रख सकते। कुछ ऐसे होंगे जो रख सकते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो नहीं रख सकते, जिसमें कि जैसे हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस की बात नहीं की नदीम ने, कि जिनको ये पता नहीं चलता शुगर लो होती है और डायरेक्ट बेहोश होते हैं, उनको वार्निंग साइंस नहीं मिलते। जैसे वार्निंग साइंस क्या है कि हाथ की धड़कन तेज़ हो जाती है, पसीना आने लगते हैं, हाथ कपकपाने लगते हैं, ये सारी सिंपैथेटिक सिस्टम की एक्टिवेशन से होते हैं। तो अगर ये सिम्टम्स नहीं होते, यानी ये साइन नहीं मिलती, तो फिर इस पे आदमी डायरेक्ट लो होगा और वो बेहोश हो जाएगा। तो ऐसे लोग जिनको हाइपोग्लाइसीमिया के वार्निंग साइंस नहीं अप्रिशिएट कर सकते, जो उन लोगों में होता है जिनकी डायबिटीज़ पुरानी हो गई हो, असाबी कमज़ोरी जिनमें हो गई, तो ऐसे लोगों को ऑटोनॉमिक न्यूरोपैथी की वजह से उनको ये पता नहीं चलता, तो ऐसे लोग हाई रिस्क होते हैं टाइप 1 के अंदर। जिस तरह बार बार DKAs में जा रहे हैं, यानी डायबिटिक कीटोएसिडोसिस एक इमरजेंसी है, तो अगर बार बार उनके एडमिशन्स इस वजह से हो रहे हैं कि वो बार बार DKA में चले जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए भी रिस्क होगा कि वो रोज़ा रखें। तो टाइप 1 में आपको डॉक्टर को कैटेगराइज करना है कि कौन से रख सकते हैं और कौन से नहीं रख सकते। जहाँ तक रिस्क स्कोर की बात है ना, तो ये रिस्क स्कोर जो है ये एविडेंस बेस्ड रिस्क स्कोर नहीं है, इसमें कुछ एविडेंस है, लेकिन अक्सर ये एक्सपर्ट ओपिनियन पे बनाया हुआ है, जो हम लोग भी इसमें कंट्रीब्यूटर हैं। तो उसमें 6 का मतलब ये नहीं लेना चाहिए कि 6 का मतलब है कि ये रोज़ा नहीं रख सकते, बल्कि 6 का मतलब ये है कि ये पेशेंट्स ऐसे हैं जिनको ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, ज़्यादा उनकी सुपरविजन की ज़रूरत है, ज़्यादा इनके ऊपर आपको सर्वेलेंस रखना है इनका। और क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क एलिमेंट्स जो हैं वो मॉडिफाइबल हैं, मॉडिफाई हो सकते हैं। मसलन ग्लाइसेमिक कंट्रोल है, तो आप ग्लाइसेमिक कंट्रोल रमज़ान से पहले अच्छा कर लें तो रिस्क स्कोर कम हो जाएगा। इसी तरह बाज़ लोग मॉनिटरिंग नहीं करते, तो उनको स्कोर ख़राब हो जाता है, मॉनिटरिंग पे उनको डाल दें तो ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर है। तो जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स हैं उसको आप मॉडिफाई कर दें तो रिस्क स्कोर बेहतर हो जाएगा, लेकिन ये एब्सोल्यूट रिस्क नहीं है। अगर हम ये कहना शुरू कर दें कि भाई 6 जिसका आएगा उसको रोज़ा नहीं रखना, तो फिर बहुत सारे लोग 6 नंबर आ जाएंगे और वो गलत होगा। इसलिए कि आपको इस पे इंडिविजुअलाइज मैनेजमेंट करनी है, हर बंदा अलग है, हर बंदे के लिहाज से आपको स्कोर भी कंसिडरेशन करनी है, लेकिन स्कोर के बेसिस स्कोर इज़ लाइक अ स्क्रीनिंग टूल, तो आपको स्क्रीन आउट करता है कि ये पे बंदा जो है ये ज़्यादा रिस्क पे है, तो इसको ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, इसके ऊपर ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत है। डॉक्टरों का काम ज़्यादा है इसमें, पेशेंट्स का काम कम है। 3 दिन पहले जो है ना एक पेशेंट हमारे पास आया, तो वो डाइटिशियन के पास गया, तो डाइटिशियन भी हमारे पास बैठी हैं, वो डेफिनेटली बताएंगी कि उन्होंने उन्हें बना के दिया कि जी आप जो है वो 10 to 20% कैलोरीज अपनी अफ्तार में लेंगे, फिर उसके बाद आप आधा घंटा वेट करेंगे और फिर मगरिब की नमाज के बाद आप बाकी खाना खा लेंगे। अब वो क्योंकि पढ़ा लिखा पेशेंट था, आजकल बहुत पढ़े लिखे पेशेंट आते हैं, तो उसको ये बात पता थी कि जी इंसुलिन लगाने के आधे घंटे बाद जो है इंसुलिन पीक पे जाती है और शुगर नीचे लाना शुरू कर देती है। तो वो अब आके मुझसे बहस करने लगा कि मुझे इंसुलिन अफ्तार से पहले लगानी है या वो जो मैं मगरिब के बाद खाना खाऊंगा तो उससे पहले लगानी है।
तो इसमें मुझे भी थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो गई। हालांकि यूजुअली हम कहते हैं कि भाई अफ्तार से पहले लगा दी जाए, तो फिर उसके बाद मैंने कहा भाई मैं थोड़ा सा आपको सर्च करके बताऊंगा। अच्छा, इंटरेस्टिंगली ये सवाल ना पहली दफ़ा आया था हमारे सामने, वरना जनरली हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि जी अफ्तार से पहले लगा लें, उसके बाद आप अफ्तार कर लें 10 to 20% कैलोरीज, और उसके बाद फिर आप मगरिब की नमाज़ पढ़ के आप जो मेजर मील है वो ले लें। तो उसके अंदर जो सर्चिंग कुछ स्टडीज़ आई और चीज़ें सामने आई, वो ये बात सामने आई कि जो इंसुलिन बहुत ज़्यादा क्विक एक्शन करती हैं, जैसे कि रैपिड एक्टिंग एनालॉग्स है, वो बेहतर है कि आप अफ्तार से पहले ना लगाएं, आप वो जो आधे घंटे बाद रात का खाना खा रहे हैं उससे पहले लगाएं। लेकिन जो आधा घंटा पहले काम कर रही होती हैं, जैसे कि हम ह्यूमन इंसुलिन की बात कर रहे होते हैं, अच्छा ये यूजुअली जैसे कहते हैं ना, ये किसी गाइडलाइन में नहीं लिखा कि आपने ये वाला काम करना है, ये आप इसको एक्सपर्ट ओपिनियन कह सकते हैं जो सर्चिंग के बाद आया है। तो जो इंसुलिन्स आधे घंटे के बाद काम करती हैं, बेहतर है कि आप उन इंसुलिन्स को आप अफ्तार से पहले लगा लें। लेकिन जो क्विक एक्टिंग इंसुलिन्स है ना, जो 15 मिनट में काम करना शुरू कर देती है, तो आप अफ्तार 10 to 20% लेंगे, उसके बाद फिर आप आधा पौना घंटा वेट करेंगे तो हाइपोग्लाइसीमिया का रिस्क कम हो जाता है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप कौन सी इंसुलिन दे रहे हैं, उसकी टाइमिंग इंपॉर्टेंट होती है। हर इंसुलिन को अफ्तार से पहले लगाना भी कोई बहुत अच्छा ऑप्शन नहीं है, अनलेस के पेशेंट की शुगर अनकंट्रोल्ड है, तो फिर चल जाता है, क्योंकि उसके अंदर ज़ाहिर है कि हाइपोग्लाइसीमिया का खतरा बहुत कम होता है। थैंक यू सो मच सर, आपने एक बहुत अच्छा वाकया शेयर किया जो कि आई एम श्योर बहुत हेल्पफुल होगा हमारे ऑडियंस के लिए। डॉक्टर साहब, आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहूँगी रमज़ान से रिलेटेड कि कोई ऐसी स्पेसिफिक डाइटरी हैबिट्स ड्यूरिंग रमज़ान आप सजेस्ट करेंगी उन पेशेंट्स के लिए जो कि डायबिटिक पेशेंट्स हों या जिनका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है, या जो हाइपरटेंसिव पेशेंट्स हो, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी डाइटरी हैबिट्स? सबसे पहले तो ये कि जो अभी ये डिस्कशन चला कि हमें पहले से अपना एक फ्रेंड जो है वो डॉक्टर्स के साथ और डाइटिशियंस के साथ विजिट करके डिस्कस कर लेना चाहिए कि उनका वर्क स्केड्यूल क्या चल रहा है, उसी हिसाब से फिर उनका डाइटरी पैटर्न डिस्कस किया जाता है। तो अगेन यही है कि बैलेंस डाइट, उसमें सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और फाइबर का इंटेक जो है वो आपकी शुगर्स को भी बहुत अच्छा कंट्रोल कर रहा होता है। कॉम्प्लेक्स कार्ब्स की अगर हम बात करें तो वो नशास्ता जिसमें फाइबर शामिल हो, छिलका शामिल हो, तो वो शुगर्स को कंट्रोल करने में मदद देता है। जितना भी हमें रिफाइंड प्रोडक्ट्स नज़र आ रहे होते हैं, समोसे हैं, ये जो पैटीज़ हैं, इनकी जो परत की फॉर्म में जो समोसे बने जाते हैं, तो वो अगेन सारा रिफाइंड है, तो उसको कम से कम करना है, एंजॉय तो करना है हमें। सहरी और अफ्तारी के कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि वो हमारे सामने जब आ जाते हैं तो हमें एकदम से उसको इंडल्ज नहीं करना कि सबसे पहले वहाँ से स्टार्ट किया जाए, तो उसको सबसे पहले आखिरी ऑप्शन रखें, और स्टार्टिंग में आप अपनी सैलड्स हैं, बीन्स हैं, फ्रूट चाट है, वहाँ से स्टार्ट करके हम इसको पूरे दिन का प्लान बना सकते हैं। कोलेस्ट्रॉल की बात है तो अगेन हमारे पास नट्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं, तो ये सारी चीज़ें रमज़ान से पहले से एक हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए, ताकि हमारी वो आदत बन जाए कि वो हमारे लैब पैरामीटर्स भी अच्छे रहें, और डॉक्टर्स के विजिट के बाद हमें ये अंदाज़ा हो सके कि हमारा कोलेस्ट्रॉल लेवल किस पॉइंट पर है, ताकि फिजिकल एक्टिविटी के साथ साथ हम चीज़ों को बहुत अच्छा सा बैलेंस करें। डॉक्टर साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने कही डाइट के हवाले से। हम एशियन पॉपुलेशन है और हम ना अफ्तारी को और सहरी को एज अ फेस्टिवल और एज इंजॉय करते हैं। हम बचपन से आदत होती है कि सहरी में उठना है और अफ्तारी करनी है, अफ्तारी का बाकायदा इवन रोज़ा नहीं भी रखे होते घर पे बच्चे, तो वो अफ्तारी का और सहरी का फिर भी लाजमी इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो इसमें कोई खुशखबरी है डायबिटिक पेशेंट के लिए कि वो कुछ पकौड़े वकौड़े खा ले या जूसेस वगैरह में लाल वाला शरबत पी ले या फिर ऑरेंज वाला जूस पी सकता हूँ? डायबिटिक पेशेंट के लिए सबसे पहला गोल तो ये शुगर्स कंट्रोल करने का है। और फिर ऑप्शंस की बात की जाए तो ऑप्शंस ऐसा नहीं है कि बिल्कुल हाथ नहीं लगाना है, अगर बैलेंस लेके चलेंगे तो आप सारे ऑप्शंस को एंजॉय कर सकते हैं। लाल शरबत की बात कर रहे हैं तो वो ज़ाहिर रूह अफ़ज़ा है या फिर कोई सा भी मशरूब है, तो वो ऑटोमेटिकली एक पूरा शुगर कंटेंट है, उसमें ऐसा नहीं है कि कोई फलों से कोई अर्क निकला है या कुछ ऐसा नहीं है, तो वो शुगर कंटेंट तो वैसे हमें डिस्करेज ही करना है। हाँ, अगर फिर भी थोड़ा बहुत अलाउ इस तरह कर सकते हैं कि आपने लस्सी बनाई है उसमें हाफ़ टी स्पून अगर कोई डाल दे तो उसमें कोई ऐसा इशू नहीं है, बट डेली की प्रैक्टिस ना हो, सिर्फ टेस्ट के लिए हम चेंज के लिए कभी ले सकते हैं। वरना ऑप्शन हमारे पास लेमनेड है और मिंट, ये इस तरह से जो लेमनेड बन रहे होते हैं, तो ये बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं और ये जो अब यंगर जनरेशन है इसकी तरफ भी आ ही रही है। तो इसी सब शुगर फ्री आराम से बने जा सकते हैं, शेक्स की फॉर्म में एंजॉय कर सकते हैं बेवरेजेस को। पकौड़ों के लिए ये है कि डीप फ्राइड आइटम्स डीप फ्राइड फॉर्म में ही ये यूजुअली सर्व होते हैं, तो इनका पोर्शन कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगेन बहुत ज़्यादा ऑयल होता है, तो इस वजह से हमारा जो एक फीलिंग ऑफ फुलनेस है ना वो जल्दी आ जाती है। और फिर हम जो अच्छे आइटम्स हैं, बीन्स हैं, चाट है, या फिर खाने के अगर आदत बना ली जाए तो वो ज़्यादा बेस्ट है, तो वो चीज़ें कम खाई जाती हैं जब हम पकौड़े और ये चीज़ें ज़्यादा खा लेते हैं। तो इसलिए हमें बहुत ज़्यादा अपने फीलिंग ऑफ फुलनेस का ख्याल रखना है कि किस चीज़ से हम पहले अपना पेट भरें, उसके बाद सिर्फ टेस्ट के लिए पकौड़े और समोसे बहुत कम पोर्शन में ले। डॉक्टर साहब इजाज़त देते हैं पकौड़ों की अपने पेशेंट को समोसे पकौड़े की या जूस वगैरह की? नहीं, ये बहुत अच्छी बात की हमारी डाइटिशियन ने साहिबा ने कि
पहले पेट भर लिया जाए, ज़्यादा पानी पी लें, फ्रूट सैलेड खा लें, ताकि वो आपकी सैटिस्फैक्शन कंट्रोल हो जाए। क्योंकि देखिए होता यही है, जब आप अफ्तार में बैठे होते हैं ना तो सारी चीज़ें अच्छी लग रही होती है। तो अगर आप स्टार्ट ही पकौड़ों से करेंगे ना तो डेफिनेटली फिर आप पकौड़े ही बहुत सारे खाएंगे। तो बेटर होता है कि थोड़ा सा तो ज़रा खुद को मारना पड़ता है ना, तो आप पानी ज़्यादा पी लें, साथ में आप फ्रूट्स ले लें, तो अल्टीमेटली आपकी सैटिस्फैक्शन क्योंकि कंट्रोल हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि एक पकौड़ा खाने में कोई हर्ज नहीं है, तो मेरे ख्याल एक खाया जा सकता है। फिर आराम से चबा के और बहुत माइंडफुलनेस के साथ खाते हैं ना, तो टेस्ट और हर चीज़ फील करके खाते हैं तो बहुत अच्छा लगता है और अच्छा फीलिंग आ जाती है कि हमने बहुत सारा खाया है। डॉक्टर याकूब, एक पकौड़ा वो कह रही है, ये उसी को कैसे हो सकता है ये? ख्याल से इजाज़त है, कोई मसला नहीं है, आप खा सकते हैं। हाँ, लेकिन ये नहीं है क्वांटिटी, जैसे हर चीज़ में क्वांटिटी का मसला है। तो आपको ये अपनी हुदूद पता हो कि हमें कितना खाना है। अगर ये पता है तो फिर आप पकौड़े 1-2 खा लें छोटे, कोई मसला नहीं है। मैं अगर डाइटिशियन इजाज़त दें तो कोई ऐसा हार्मफुल नहीं है, उसमें प्याज है, पालक के बनते हैं, बहुत सारे अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं। लेकिन अगेन वही बात है कि बस वो जो ऑयल में डीप फ्राइड है उसका इशू आ जाता है कि उससे पेट बड़ी जल्दी भर जाता है, तो वो फिर दूसरा आइटम मिस हो जाता है।